Hello everyone, this side Priyanka Jakhad and I welcome you all at Government Job Alert. आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम बात करेंगे ईटीटी 5994 और 2364 दोनों रिक्रूटमेंट के बारे में। हम जानेंगे कि एट प्रेजेंट रिक्रूटमेंट की क्या तो स्थिति है, किस कंडीशन में ये रिक्रूटमेंट है, कैंडिडेट की ज्वाइनिंग को लेकर क्या कुछ प्रोसेस है वो अभी चल रही है, और साथ ही देखिए कैंडिडेट के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज है। तो सभी कैंडिडेट इस वीडियो को एंड तक ध्यान से जरूर देखिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से टेलीग्राम चैनल पे भी जरूर जुड़िए। सबसे पहले तो देखिए दोनों रिक्रूटमेंट की जो सिलेक्शन लिस्ट है वो जारी हो चुकी है, और सिलेक्शन लिस्ट में कट ऑफ वगैरह क्या कुछ रही ये आप सभी ने ऑलरेडी जो नोटिस है वो कर ली होगी। तो देखिए लिस्ट में जैसे लिस्ट रिवाइज होती है, नो डाउट जो कट ऑफ थी उसमें काफ़ी अप्स एंड डाउन्स देखने को मिले। काफ़ी ऐसे कैंडिडेट हैं जो पहले लिस्ट में शामिल नहीं थे, अब उन्हें मौका मिला है। ऑन दी अदर हैंड कुछ ऐसे कैंडिडेट जो पहले सिलेक्टेड थे, जिनका सिलेक्शन हो चुका था, कहीं ना कहीं वो कैंडिडेट बाहर होते हुए नजर भी आए। सबसे पहले तो वो कैंडिडेट जो लिस्ट से इस टाइम बाहर हुए, उनसे मैं एक बात जरूर बोलना चाहूंगी। देखिए नो डाउट आप फर्स्ट लिस्ट से एक बार के लिए बाहर हो चुके हो, बट इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप रिक्रूटमेंट से बाहर हो। जिन भी कैंडिडेट का पहले सिलेक्शन हुआ था और अब रिवाइज लिस्ट में जिनका नाम नहीं है, उनको मैं बिल्कुल इंश्योर करवा देती हूँ, देखिए आपका सिलेक्शन 101% श्योर है। फर्स्ट लिस्ट में आपका नाम नहीं आया कोई बात नहीं, बट सेकंड लिस्ट में आपका नाम 101% है। आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। और स्पेशली जो लोग आपको गुमराह कर रहे हैं उनसे आपको बहुत ज़्यादा जरूरत है बचने की, कि आपका जो सिलेक्शन है वो बिल्कुल श्योर है। आपको किसी के ऊपर इस तरह से ब्लाइंड रिलाई करने की जरूरत नहीं है। आपने बहुत अच्छा स्कोर किया है, आपका एट द एंड सिलेक्शन भी 100% श्योर है। तो अब हम बात कर लेते हैं रिक्रूटमेंट की मौजूदा स्थिति की। देखिए जैसे ही जो रिवाइज लिस्ट है वो आउट होती है, उसके बाद ही एक कह सकते हैं कि काफ़ी परेशानी वाला जो माहौल था वो फिर से स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि बहुत से कैंडिडेट सामने आते हैं जो डिफरेंट टाइप्स की बात करते हैं कि ये हो गया वो हो गया। ऐसे में एक बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट मुद्दा है इस टाइम, वो है डबलिंग का, कि डबलिंग को लेकर बहुत ज़्यादा कैंडिडेट परेशान हैं। सबसे पहले तो देखिए किसी को केस करना है या नहीं करना है, ये तो देखिए सबकी अपनी अपनी पर्सनल चॉइस है, सबके अपने अपने राइट है। मैं किसी को ये नहीं बोलती कि आप केस मत कीजिए या फिर आप केस कीजिए, सबके अपने राइट है। जो आपको सही लगे आप वो कीजिए, बट इस टाइम आपको थोड़ा सा एनालाइज करने की जरूरत है कि एक्चुअल में जो चीज़ आप कर रहे हो वो कितनी सही है कितनी गलत है। बहुत सारे कैंडिडेट हैं जिन्हें तो गुमराह किया गया है, जिन्हें फालतू में ही कह सकते हैं कि इधर उधर की बातें बता के डराया गया है कि ये हो जाएगा वो होगा, रिक्रूटमेंट से बाहर हो जाओगे, तुम्हारा कुछ नहीं होगा। इस तरह की बहुत सी बातें हैं जो कि काडर को बताई जा रही है, जो कि बिल्कुल ही गलत है। सबसे पहले तो मैं बात कर लेती हूँ जो लिस्ट जो जारी की गई उसमें बहुत से कैंडिडेट हैं जो कि डबलिंग में हैं। सबसे पहली बात तो देखिए ये डबलिंग का मुद्दा इतना बड़ा मुद्दा था ही नहीं। अगर डिपार्टमेंट चाहता तो अपने लेवल पे इसे सही किया जा सकता था। एक कैंडिडेट को एक बार ही मौका मिलता, नो डाउट बहुत अच्छा होता कैंडिडेट के लिए भी डिपार्टमेंट के लिए, कि चलो एट द एंड जिस तरीके से लिस्ट बननी चाहिए थी वैसे लिस्ट बनाई जाए। और ये मुद्दा था नहीं इतना बड़ा जिसे इतना बड़ा बनाया जा रहा है। और रही बात देखिए कहीं ना कहीं इन सब कारणों की वजह से यही कोशिश की जा रही है कि रिक्रूटमेंट को कैसे ना कैसे करके डिले किया जाए। नो डाउट अब हो सकता है कि कुछ कैंडिडेट के माइंड में ये बात हो कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर है, हाई कोर्ट के ऑर्डर है, ये है वो है। देखिए ऑर्डर एक अलग चीज़ है। एट प्रेजेंट मैं बात कर लेती हूँ इस रिक्रूटमेंट की, ये एक स्टेट गवर्नमेंट की रिक्रूटमेंट है। तो जो भी डिपार्टमेंट के सर्विस रूल है, जो भी रिक्रूटमेंट की इनकी पॉलिसी है, उसी के अकॉर्डिंग आगे जो काम है वो किया जाएगा। अगर मैं बात कर लेती हूँ डबलिंग की, अगर डिपार्टमेंट का कोई भी रिटर्न में ये ऑलरेडी कोई रूल है, उन्होंने नोटिफिकेशन जारी किया हुआ है, ऑलरेडी उन्होंने पॉलिसी बनाई हुई है कि डबलिंग के कैंडिडेट को हम फर्स्ट लिस्ट में इस तरीके से बाहर नहीं कर सकते, तो कोई भी उससे जो रिजेक्ट है वो नहीं कर सकता। फिर डिपार्टमेंट अपनी जगह बिल्कुल सही है, अगर ऐसा कोई रूल एंड रेगुलेशन या फिर पॉलिसी डिपार्टमेंट की है तो ओके। पर इसका मतलब ये नहीं है कि ये सही है, नहीं है सही। मैं खुद मानती हूँ ये चीज़ सही नहीं है, क्योंकि देखा जाए तो देखिए पंजाब को छोड़ के शायद ही कोई ऐसी स्टेट होगी जहाँ पे इस तरीके से डबलिंग में कैंडिडेट को मौका मिल रहा है। अगर आप किसी और स्टेट गवर्नमेंट के अंडर या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर अप्लाई करते हो किसी भी वैकेंसी के लिए, तो आप अगर वन टाइम फॉर्म अप्लाई कर देते हो और फिर से अगर सेकंड टाइम फिर से अप्लाई करते हो तो आपका पहले वाला जो फॉर्म है वो रिजेक्ट हो जाता है। मोस्ट ऑफ द केसेस में यही देखने को मिलता है। और अगर फॉर्म अप्लाई होता भी है तो भी देखिए एक कैंडिडेट का एक ही बार नाम आता है, एक ही बार सिलेक्शन लिस्ट में उसे अपना नाम देखने को मिलता है। जिस भी कैटेगरी की जो कट ऑफ है वो क्वालिफाई करता है उसी के अकॉर्डिंग, बस
और रही बात यहाँ की, यहाँ पे तो देखिए एक नेक्स्ट ही लेवल है, पता नहीं कहाँ से क्या रूल एंड रेगुलेशंस पॉलिसी फॉलो करते हैं, एक अलग ही तरीके का एक रूल देखने को मिलता है। डबलिंग का तो देखिए कोई मुद्दा था ही नहीं, सिंपल एक क्लिक में ये पूरा मैटर सॉर्ट आउट किया जा सकता था। साफ नजर आ रहा था कि कितने कैंडिडेट है जो कि डबलिंग के हैं, इस तरीके से ये चीज गलत है, फिर भी जानबूझ के कहीं ना कहीं लूज पॉइंट छोड़े गए। और ये तो देखिए पास्ट से आप देखते आ रहे हो कि हमेशा कोई भी लेटर, कोई भी नोटिफिकेशन जो जारी किया जाता है उसमें जानबूझ के कोई ना कोई लूज पॉइंट छोड़ा जाता है। बिल्कुल ये ट्राई किया जाता है कि किसी ना किसी तरीके से इस रिक्रूटमेंट को और डिले किया जाए, कैसे ना कैसे करके कोई ऐसे लूज पॉइंट है जो जानबूझ के छोड़े जाए, जिसकी वजह से आगे चल के कैंडिडेट को परेशानी हो और रिक्रूटमेंट डिले हो। दूसरा, मुझे तो समझ ये नहीं आ रहा कि जो कैंडिडेट जो हितैषी बने बैठे हैं रिक्रूटमेंट के, जिन्होंने रिक्रूटमेंट का पूरा कंप्लीट टेंडर ले रखा है, क्या वो कभी भी इस बात के बारे में कभी नहीं सोचते? क्या वो डिपार्टमेंट जाके समझ नहीं आ रहा बात क्या करते हैं? क्या तो हो सकता है कि उन्हें खुद को समझ ही नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है, या फिर शायद हो सकता है डिपार्टमेंट में कोई उनकी सुन ही नहीं रहा, क्योंकि इतने नॉर्मल से पॉइंट्स, ऐसे लूज पॉइंट जो सबको नजर आ रहे हैं उनको कभी नजर नहीं आते, और उनका फिर सोल्यूशन है वो कभी कोई निकाल ही नहीं पाता। दूसरी तरफ ऐसे भी बहुत से लोग आएंगे जो कि कैंडिडेट को डराएंगे, ये कहेंगे वो हो जाएगा, ये होगा, ऐसे तैसे करके बस काडर से फंड लेने की कोशिश की जाती है। आपने नोटिस की होगी ये बात कि पहले जो रिक्रूटमेंट के हितैषी बने घूमते थे, जिन्होंने बहुत फंड लिया काडर से, आज के टाइम में वो कहीं नजर भी नहीं आते। क्यों नजर नहीं आते? बिकॉज उनका मेन टारगेट था जैसे तैसे करके पैसे ऐंठना। बस उन्होंने पैसे ऐंठे और उसके बाद वो रफा दफा हो चुके हैं। सोच के देखिए, जो कैंडिडेट ही डुप्लीकेट हो वो रियल बात कर ही कैसे सकता है। खैर देखिए, मेरी पूरे काडर से रिक्वेस्ट है कि प्लीज जो भी डिसीजन लो थोड़ा सा सोच समझ के लीजिएगा, जो भी आप स्टेप लेने जा रहे हो, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि आपके स्टेप की वजह से ही आप घर पे बैठे ही ना रह जाओ। बिकॉज आप सबको पता है आपकी रिक्रूटमेंट को कंप्लीट करने में किसको कितना इंटरेस्ट है, और जैसे तैसे अगर ये टाइम निकल गया तो ऑब्वियस सी बात है, अगर ये सरकार चली गई तो जो नेक्स्ट सरकार आएगी, जो नेक्स्ट गवर्नमेंट आएगी, उसका कोई इंटरेस्ट नहीं होगा इस रिक्रूटमेंट में। जब इस प्रेजेंट वर्किंग गवर्नमेंट को ही नहीं है तो सेकंड गवर्नमेंट क्यों इंटरेस्ट दिखाएगी? और ऐसा पास्ट में आपने बहुत बार देखा होगा कि स्टेट गवर्नमेंट में स्पेशली ये चीज देखने को मिलती है कि सरकार चेंज होने के साथ ही जो नई सरकार आती है वो पहले की जो ऑन गोइंग रिक्रूटमेंट है उन्हें रद्द कर देती है, ये कहते हुए कि रिक्रूटमेंट में कमियां हैं, रिक्रूटमेंट में खामियां हैं। कहीं ये दिन ईटीटी 59, 94 और 23 काडर को ना देखने को मिल जाए। तो थोड़ा सा सोच समझ के देखिए क्या सही है क्या गलत है। और देखिए, अगर फिर भी किसी ने कोर्ट का जो रुख है वो कर ही लिया है, किसी को ये लगता है कि हमारा जो सोल्यूशन है डबलिंग का वो कोर्ट से ही सॉर्ट आउट होगा, तो भी देखिए आपको थोड़ा सा इस बात के ऊपर भी फोकस करने की जरूरत है कि डबलिंग में आपकी सीट किसी ने ली नहीं है। अगर आपका डबलिंग नहीं होती तो आपका सिलेक्शन होता, आपका ये मानना है। तो आपको ये यहाँ पे पता होना चाहिए कि डबलिंग में किसी कैंडिडेट का अगर नाम आया है तो वो ज्वाइन एक सीट पे ही करेगा, वो दोनों जगह ज्वाइन नहीं कर सकता। आपकी सीट अभी भी सेफ है। तो यहाँ पे आप इस चीज पे थोड़ा सा ध्यान जरूर रखिएगा कि स्टे मांगना कोई सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि अभी भी आपकी जो सीट है वो वैकेंट ही है। कैंडिडेट चाहे नाम 2 बार आया हो, ज्वाइन वो एक सीट पे ही करेगा। अदरवाइज देखिए, अगर स्टे मांगी जाती है तो देखिए जिनका फर्स्ट लिस्ट में नाम आया वो भी घर पे है, आप भी घर पे हो, और शायद अगले साल तक भी घर पे ही बैठे रह जाओगे, क्योंकि कोर्ट केसेस का तो देखिए आप सबको ही पता है कि किस तरीके से सोल्यूशन निकलते हैं, कितना टाइम लगता है। इन सब के बारे में आप सबको भी बहुत अच्छे से पता है। तो ध्यान रहे, देखिए स्टे कोई भी सोल्यूशन नहीं है। अगर स्टे मांगा तो किसी का कोई फायदा नहीं होगा सिवाय डिपार्टमेंट को छोड़ के। सब घर बैठे रह जाओगे, कोई सोल्यूशन नहीं निकलेगा। आप भी और जिनका फर्स्ट लिस्ट में नाम आया वो भी, सभी घर बैठे रह जाओगे, कोई ज्वाइन नहीं करवा पाएगा आप लोगों को। स्टे के बारे में तो बिल्कुल भी नहीं सोचना, जो मेन मुद्दा है आपका उसके बारे में सोचिए। दूसरा देखिए, ये जो एक फंड का जो ट्रेंड चला हुआ है, सभी काडर से मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज अगर आपको फंड ही देना है तो थोड़ा सा सोच समझ के दीजिए। कहीं ऐसा ना हो कि आपका पैसा ही आपके खिलाफ ही यूज किया जा रहा हो, क्योंकि पहले भी ऐसा हुआ है, पास्ट में आप लोगों का पैसा आपके खिलाफ ही यूज हुआ है। तो थोड़ा सा सोच समझ के डिसीजन लीजिए। आपका पैसा है, आपको कोई नहीं रोक रहा, बट फिर भी थोड़ा सा ये सोचिए कि आपकी रिक्रूटमेंट को कहीं वो पैसा खराब तो नहीं कर रहा। बिल्कुल थोड़ा सा माइंड में इस चीज़ के ऊपर जरूर एनालाइज कीजिए। अपने पेरेंट्स के साथ बात कीजिए, अपने फैमिली मेंबर्स के साथ बात कीजिए, जो आपके सीनियर है उनसे थोड़ा डिस्कस कीजिए, जो सही हो वो डिसीजन लीजिए। क्योंकि कोई भी सिंगल कैंडिडेट में देखिए इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि वो खुद के बेस पे कोई भी केस फाइल कर दे और आपकी रिक्रूटमेंट को खराब कर दे। वो आप लोगों को ही डरा के आपसे पैसे लेंगे और आपकी रिक्रूटमेंट को ही खराब करेंगे। आपको ही वो ऐसा कर देंगे कि आप
सालों तक घर बैठे रहोगे और आपकी रिक्रूटमेंट कंप्लीट नहीं होगी। तो थोड़ा सा सोचिए, एनालाइज कीजिए और जो आपको सही लगे उसके अकॉर्डिंग आगे का डिसीजन है, आगे के जो एक्शन है वो लीजिए। तो थोड़ा सा देखिए, इमोशंस को कंट्रोल कीजिए, जो चीज़ प्रैक्टिकली पॉसिबल है उस पर ज़्यादा फोकस कीजिए, जो एक्चुअल में हो सकती है। अदरवाइज तो देखिए, जिन कैंडिडेट का नाम फर्स्ट लिस्ट में आया है वो भी घर बैठे हैं, जिनका नहीं आया है वो भी घर बैठे हैं और सालों तक घर ही बैठे रह जाओगे। इस टाइम मेन फोकस होना चाहिए रिक्रूटमेंट को सेव करने के लिए, कि रिक्रूटमेंट को जैसे तैसे करके सेव किया जाए। और ये कैसे होगा, इसके रिगार्डिंग ऑलरेडी मैंने काफ़ी बार आप लोगों के साथ वीडियो शेयर की है कि रिक्रूटमेंट हम किस तरीके से सेव कर सकते हैं। उम्मीद है आप सभी ने वो बातें सुनी भी होगी, एक्चुअल में उसे एनालाइज भी किया होगा। और रही बात देखिए बैकलॉग के जो कैंडिडेट है उनके लिए एक बात और बोलना चाहूँगी मैं, कि बैकलॉग को लेकर भी कैंडिडेट को बहुत ज़्यादा गुमराह किया जा रहा है। बैकलॉग आपको 101% मिलेगा, किस तरीके से मिलेगा और जो तरीका आप लोगों को बताया जा रहा है वो बिल्कुल गलत है। बैकलॉग के रिगार्डिंग मैं आप लोगों के साथ एक डेडिकेटेड वीडियो शेयर करूंगी कि एक्चुअल में बैकलॉग किस तरीके से फिल किया जाता है, जो रूल एंड रेगुलेशन है उसकी बात करेंगे हम। ऐसे हवाई बातों से इसे देखिए कोई भी काम नहीं होता, रूल्स एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग ही हर एक काम होता है। बहुत जल्द एक वीडियो आप लोगों के साथ बैकलॉग के रिगार्डिंग भी शेयर की जाएगी। तब तक सभी स्टूडेंट थोड़ा सा इमोशंस को कंट्रोल रखते हुए जो प्रैक्टिकली पॉसिबल है, रिक्रूटमेंट को सेव करने के लिए जो ज़रूरी है उस चीज़ पे स्टेप लीजिए, ताकि रिक्रूटमेंट है वो सेफ हो पाए, आपकी जो ज्वाइनिंग है वो जल्द से जल्द हो पाए। चलो फिर आई होप ये वीडियो भी आपके लिए इंफॉर्मेटिव रही होगी। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।